Before we start a video, let me brief introduction about me, myself Sunil Yadav, CMD and Chief Educator at Devat Gate AC, which is India's first free gate coaching institute. Having 4+ years teaching experience, I have secured All India rank 112 in GATE 2020. Feel free to contact us on these details if you have any query. Good morning, dear GATE aspirants. Myself Sunil Yadav. Welcome to देवत गेट एजी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो सीरीज स्टार्ट की है कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन की, उसका आज ये आई थिंक 4th पार्ट है मैथमेटिक्स में। लीनियर अलजेब्रा आई थिंक इसके बाद एक और पार्ट चलेगा और उसके बाद ये लीनियर अलजेब्रा आपका ख़त्म हो जाएगा। मतलब 5 पार्ट रहेंगे और 5वें जो 5th पार्ट आएगा उसके अंदर आपके सामने जो लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, जैसे 2020 के हैं, 21 के क्वेश्चंस हैं, ये डिस्कस होंगे। तो अगर इसके पहले के सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हैं, इसके पहले की सारी चीज़ें जैसे जो हमने 1999 से लेके 93 या 2000 या 2017, 15, 14 ये सब क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए, अगर वो सारे कॉन्सेप्ट तैयार हैं तो आप 2020 या 21 के क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। मैंने हमेशा, आप जानते हैं कि मैंने इसमें वही क्वेश्चंस को उठाए हैं जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले। इन फ्यूचर अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आपने हमारा लेक्चर देखा हुआ है तो आप 100% उस क्वेश्चन से भिड़ जाएंगे। और यही एटीट्यूड आपके अंदर पैदा करने के लिए ही हमने इस कोचिंग को रन करने की कोशिश की है। विदाउट एनी कॉस्ट वी आर वर्किंग 24 आवर फॉर यू। सो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग पूरी मेहनत से, जैसे हम डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं, वैसे ही आप भी पूरी मेहनत से इस वीडियो को देखते होंगे, सीखते होंगे कुछ ना कुछ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे आपका ही फ़ायदा है। मेरा क्या है, मैं तो जितना एफर्ट है वो मैं कर ही रहा हूँ। मेरे पास चाहे 1 स्टूडेंट हो या 1 करोड़ स्टूडेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने काम को ईमानदारी से कर रहा हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस काम को, उससे कुछ सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम क्वेश्चन को लेंगे। अभी तक का ये 25वां क्वेश्चन है और अब तक का ये आज का ये पहला क्वेश्चन है। कह रहे हैं गिवन दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये मैट्रिक्स ए है। कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स ए है और इसका डिटर्मिनेंट इज -12। बात समझ में आई? तो द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स दिस, कह रहे हैं ये दूसरी मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा इसमें से। ठीक है, डिटर्मिनेंट की 1-2 प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है, ध्यान से समझना। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और ये मैट्रिक्स क्या है, मान लीजिए कि 2 3 1 0, मान लो ऐसे ही कि कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है। अगर मैं कह रहा हूँ कि सर ये बताइए कि मैट्रिक्स 2a की वैल्यू क्या होगी, तो 2a की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या होगी, किसी एक जो आपका ये है मैट्रिक्स रो और कॉलम जो भी है, तो आपके पास हो जाएगा कि सर इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 × 2 4, 3 दूनी 6, ये 2, ये 0, ये हो जाएगी। मतलब एक मैट्रिक्स ए है तो 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। मतलब सारे रोज़ में, सारे कॉलम्स में 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की केस में क्या होती है कि मान लीजिए इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, किसी चीज़ का डिटर्मिनेंट है, और अगर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई या k से, मान लीजिए एक कांस्टेंट k से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ka। अगर आप k को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, k की पावर na। ये समझ में आए? ये ध्यान रखना, एक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी और एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी। हालांकि ये चीज़ें आपने 10वीं 12वीं में पढ़ी होंगी, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा संशय है तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है,
मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो सारे एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ए है, किसी मैट्रिक्स का, इसको भी हटा दीजिए, ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो ए है तो के ए मतलब अंदर अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, के की पावर n और इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे n क्या है, वेर n इज ऑर्डर, n क्या है, ऑर्डर है। जैसे एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, एग्जाम्पल ये है कि अगर जैसे मान लीजिए, यही एग्जाम्पल था, मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स ए है और इसका जो ये 2 3 1 0 है मैट्रिक्स है। अब इसका डिटर्मिनेंट मान लीजिए, डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अभी सिर्फ मैट्रिक्स में ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 3 1 0 डिटर्मिनेंट। देखिए डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका आप जानते हैं, मैट्रिक्स को थोड़ा सा ऐसे दिखाते हैं बॉक्स टाइप का, डिटर्मिनेंट को सीधी लाइनों के तरीके से दिखाते हैं। तो डिटर्मिनेंट अगर ये है, इसका डिटर्मिनेंट इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 2a का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, आपको आपके सामने क्या दिखाएगा कि भाई अगर आप 2a कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ ये 2 की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये मतलब हुआ इसका। 2 की पावर n क्या है, 2 इंटू 2 क्रॉस 2, मतलब ऑर्डर इसका कितना है, ऑर्डर 2 है, तो इसका मतलब 2 की पावर 2 हो जाएगा। इसका मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 2 मतलब 4, सॉरी ये 4 2 3 1 0 का डिटर्मिनेंट। बात समझ में आई, कैसे पता चला कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप देखें ध्यान से तो किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 आया कहाँ से, 4 आया सर एक रो में 2 से मल्टीप्लाई, फिर दूसरे रो में 2 से मल्टीप्लाई हुआ, या फिर और एक कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई और दूसरे कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई, तभी यहाँ से 4 आता है। 4 आया कहाँ से, यहीं से आता है। मतलब आप सर इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं, ध्यान समझना चीज़ें, इसीलिए मैं बहुत बेसिक लेवल पे चीज़ों को समझाता हूँ। मतलब ये है सर कि अगर एक मैट्रिक्स है आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक डिटर्मिनेंट है आपके सामने, डिटर्मिनेंट वही सेम, सॉरी ये इसको डिटर्मिनेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो इसमें कहानी ये है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे सारे एलिमेंट में k से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। बात समझ में आई, सारे एलिमेंट में k से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ डिटर्मिनेंट की है और यहाँ पे आप k से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक रो में k से मल्टीप्लाई होगा, एक रो में। वो रो ये भी ये रो हो सकती है, ये रो हो सकती है, ये रो हो सकती है, वो एक ही रो में होगा, या फिर वो एक ही कॉलम में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब कि या तो k ये ऐसे हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, या फिर एक कॉलम में, चाहे इस कॉलम में, चाहे इस कॉलम में, चाहे इस कॉलम में, किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स कि अगर आपको सारे रोज में मल्टीप्लिकेशन करना है, सारे रोज में मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, तो आपको एक रो में मल्टीप्लाई करने के लिए k से, दूसरे रो में मल्टीप्लाई करने के लिए फिर k से, और तीसरे रो में मल्टीप्लाई करने के लिए फिर k से मल्टीप्लाई करना होगा। और यही k कितना हुआ, k की पावर 3 कहाँ से आया, यहीं से आया, अलग अलग रोज में मल्टीप्लिकेशन की वजह से। इसीलिए ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स होता है। तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि k की पावर n, और n यहाँ पे क्या है, 3 है। बात समझ में आई। अब मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे।
इतना एग्जाम्पल सफिशिएंट है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, कह रहे हैं गिवन दैट, देखो गिवन दैट द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज -12, मतलब कि एक मैट्रिक्स ए था, इसका डिटरमिनेंट कितना है, -12 है। तो मुझे बताओ मैट्रिक्स ये है, इसका डिटरमिनेंट कितना होगा। जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना, तो सारे एलिमेंट में इस मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई है। देखना यहाँ 1 था, यहाँ 2 है, यहाँ 2 था, यहाँ 4 है, मतलब हर जगह इस सारे एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई है। दैट मीन्स कि अगर ये मैट्रिक्स ए थी तो ये मैट्रिक्स क्या है, 2a है। और अगर 2a का डिटरमिनेंट निकालना है, a का मैट्रिक्स अगर 12 है, -12 है, तो 2a का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा सर, 2 की पावर n इंटू -12। यही तो अभी प्रॉपर्टी हमने समझी। और 2 की पावर n का मतलब हुआ सर n ये है आपका, ये n है 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, इसका मतलब n इज इक्वल टू 3 है। और अगर मैं 2 की पावर 3 रखता हूँ इंटू -12 रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू -12, 12 × 96। ये आपका आंसर होना चाहिए। क्या ये ऑप्शन में है, बिल्कुल ये पहले ऑप्शन में सही है। कई बार मैंने आपको अवेयर किया हुआ कि जब भी आपका पहला ऑप्शन सही हो तो थोड़ा सा चेक कर लिया कीजिए, लेकिन वैसे इसका यही -96 सही है। देखना आपको ऑप्शंस कैसे देता है वो, +96 भी दिया हुआ है, मतलब आप अगर हल्का सा भी चूके तो कहानी बदल जाएगी, ये ध्यान रखना। तो इसके लिए आप तैयार रहना। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी है, जिस बच्चे को इस चीज़ की प्रॉपर्टी नहीं पता है कि 2 की पावर n होता है, वो मान लीजिए वो ये कह देगा कि सर अगर मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट -12 है तो मैट्रिक्स 2A का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 2 इंटू -12, और वो कितना रख देगा आंसर, 12 दूना 24 -24। स्मार्ट तरीके से उसने आंसर भी रखा हुआ है -24। बात समझ में आ रही? मतलब आपको अगर सही चीज़ नहीं पता है तो आपको गलती कराने के लिए वो क्वेश्चन बनाता ही है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इसकी एक और प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की, कि अगर जैसे देखिए मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक मैट्रिक्स है, सॉरी मैट्रिक्स क्या, इसको मैं डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ कि एक ए डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि डिटर्मिनेंट की अगर मैं किसी एक रो या किसी एक कॉलम को चेंज कर दूं, जैसे मैं किसी एक रो या एक कॉलम को इंटरचेंज कर दूं, दैट मीन्स कि R1 को मैं R2 से इंटरचेंज कर दूं और R2 को R1 से इंटरचेंज कर दूं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, देखिए क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं कहता हूँ कि R2 को यहाँ R2 जो है 4 5 6 ये हो गया, 1 2 3 और ये 7 8 9 इंटरचेंज कर दिया, तो इसके जो डिटर्मिनेंट वैल्यूज़ हैं, इसके डिटर्मिनेंट वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बस बाहर क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। मतलब कि यही सेम दूसरा क्वेश्चन है, जब ध्यान समझना क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ एनी 2 कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट P, एक P डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट के 2 कॉलम को चेंज कर दिया जाए, एक इंटरचेंज कर दिया जाए। ध्यान समझना, इंटरचेंज का मतलब होता है आपस में चेंज कर दिया जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज करेक्ट, डिटर्मिनेंट के रिगार्डिंग जो वैल्यू है वो क्या करेक्ट होगी, वही तो प्रॉपर्टी हम यहाँ समझ रहे थे। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, बहुत ध्यान समझना इन सब चीज़ों में। देखो क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये कब आए हुए हैं, 2015 की बात है। 2015 में 1 मार्क्स क्वेश्चन है, डायरेक्टली 12वीं में आपने पढ़ा होगा ये क्वेश्चन को। तो क्या है ये क्वेश्चन कि भाई, हाँ हम क्या बात कर रहे थे, हम इस प्रॉपर्टी की बात जो कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि सर अगर डिटर्मिनेंट की कोई भी 2 रोज़ को चेंज कर दिया जाए, इंटरचेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटरचेंज कर दिया जाए। इंटरचेंज कर देने का मतलब होता है कि इस रो को यहाँ ले जाके रखो 2 पे और 2 वाली रो को यहाँ रखो 1 पे, या फिर यही चीज़ आप कॉलम में भी कर सकते हैं। तो कॉलम भी इंटरचेंज किया जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर रो या कॉलम में से कुछ भी चीज़ें इंटरचेंज हो रही हैं तो उसकी प्रॉपर्टी ये कहती है कि सर बाहर जो है नेगेटिव साइन आ जाएगा, बाहर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, और वैल्यूज़ जो आएंगी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू वो चेंज नहीं होंगी। एब्सोल्यूट वैल्यू विल नॉट चेंज,
चेंज नहीं होगी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड बट साइन विल चेंज। बिल्कुल, ये पहला ऑप्शन सही है इसका। और भी कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये पहला ऑप्शन सही है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। बोथ एब्सोल्यूट वैल्यूज एंड साइन विल चेंज। नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं चेंज होती, बट साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, साइन विल चेंज। एब्सोल्यूट वैल्यू विल चेंज बट साइन विल नॉट चेंज, ये भी गलत है। बोथ वैल्यू विल रिमेन्स अनचेंज, ऐसा भी नहीं हो सकता। अच्छा, ध्यान समझना, इसी प्रॉपर्टी में एक चीज़ और है कि मान लीजिए मैंने एक बार एक रो एक कॉलम को एक रो और दूसरी रो के साथ इंटरचेंज किया, मैं दोबारा से फिर से इंटरचेंज कर देता हूँ तो इसके साइन के सामने फिर से एक नेगेटिव साइन आ जाएगा और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। दैट मीन्स कि अगर मैं 2 बार इंटरचेंज कर दूँ तो वैल्यूज़ भी सेम हो जाएंगी और साइन भी चेंज हो जाएंगे। तो सॉरी साइन भी आपका सेम रह जाएगा। तो ये भी ध्यान देना। इसने क्या बोला है कि एक बार इंटरचेंज के लिए, यहाँ पे बोल सकता है कि 2 बार इंटरचेंज करूँगा मैं 2 कॉलम्स या रो को, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तब बोथ एब्सोल्यूट वैल्यूज़ एंड साइन विल चेंज। नहीं, यहाँ पे क्या होगा? बोथ एब्सोल्यूट वैल्यू एंड साइन विल रिमेन्स अनचेंज। ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा इस केस में, अगर हम 2 बार इसको चेंज करते हैं। तो इस चीज़ को बहुत विशेष तरीके से ध्यान रखना। प्रॉपर्टीज़ को समझना है तो ढंग से समझना है। ठीक है, ठीक। एक ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यूज ऑफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स इज, क्या होगा? पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, इमेजिनरी। एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यूज ऑफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स? व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स? क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स? सर, सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट ऑलवेज 0 होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑलवेज 0 होता है, तो जहाँ पे डिटर्मिनेंट की चर्चा हो रही है वहाँ पे आइगन वैल्यूज़ का क्या रिलेशन है किसी मैट्रिक्स के लिए? किसी मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज़ का क्या रिलेशन है? सर, अगर मैं डिटर्मिनेंट की बात करूँ तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, इसलिए मैं इस पर अब ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी हैं। डिटर्मिनेंट के रिलेशन और डिटर्मिनेंट और आइगन वैल्यू का एक रिलेशन है सर, कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का इन एनी मैट्रिक्स आपका जो ये आइगन वैल्यूज़ हैं, आइगन वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन जो होता है, आइगन वैल्यूज़ इन एनी मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन आप बोल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू इन एनी मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। मतलब कि आइगन वैल्यूज़ का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो किसके बराबर होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स के। तो ये कह रहे हैं कि डिटर्मिनेंट 0 है क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 है, मान लीजिए आइगन वैल्यूज़, मान लीजिए लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 2 3 ये 4 कुछ भी आ गया, 2 3 1 आ गया मान लीजिए, तो अब इनका तीनों का मल्टीप्लिकेशन 3 दूनी 6 आएगा। तो डिटर्मिनेंट तो आ गया, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब डिटर्मिनेंट। लेकिन ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यूज ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स, चूंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। 0 होने के लिए इन तीनों में से एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो 0 होनी चाहिए भाई, तभी तो ये मैं कह रहा हूँ कि 2 3 1 का कभी मल्टीप्लिकेशन 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन ये कह रहे हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन ही यही है कि इसका डिटरमिनेंट 0 होना ही चाहिए, होगा ही 100%। और अगर इसका डिटरमिनेंट 0 होगा तो कोई एक ये आइगन वैल्यू जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तभी आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएंगे सिंगुलर मैट्रिक्स का। तो बात समझ में आई आपको कि आप 0 से मल्टीप्लाई, मान लीजिए आपका आइगन वैल्यू है 2 3 0, तो आप क्या करेंगे? 2 × 3 × 0, सर कितना है? 0। बिना 0 हुए आइगन वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन 0 हो ही नहीं सकता।
अगर कोई भी एक आइगन वैल्यू जीरो नहीं है तो वह आइगन वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन जीरो नहीं हो सकता, और अगर आइगन वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन जीरो नहीं हो सकता तो आइगन वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन ही डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो डिटर्मिनेंट भी जीरो नहीं हो सकता, और अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स हो ही नहीं सकती। बात समझ में आई? क्लियर है? आई होप सो। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको इनवर्स निकालने के लिए बता रहे हैं। देखो, फॉर द गिवन मैट्रिक्स P, एक मैट्रिक्स इन्होंने दिया हुआ है ये P मैट्रिक्स, वेयर I इज दिस, I की वैल्यू आप जानते ही हैं यही होती है। द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स P क्या होगा? देखिए, मान लीजिए कि आपको A का इनवर्स निकालना है, तो A का इनवर्स क्या होता है सर? ये होता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, एडजॉइंट ऑफ ए सर कैसे निकलेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका है सर, ये को फैक्टर जो होता है उसका ट्रांसपोज होता है। को फैक्टर क्या होता है? को फैक्टर मैट्रिक्स। और अगर आपने 10वीं 12वीं में ये चीज़ पढ़ी है कि को फैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होती है, तो आपके समझ में आ जाएगा कि जहाँ पे भी इन्वर्स की सिचुएशन आएगी वहाँ कम से कम आपका क्वेश्चन 10 मिनट जरूर जाएगा। और आपको लगता है कि गेट ऐसा क्वेश्चन बनाएगा जिसमें 10 मिनट आपका चला जाए? कभी नहीं हो सकता। वो ऐसा ही स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन बनाता है कि आपको यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए थोड़ा ट्रिकी तरीके से पता होना चाहिए। आप यहाँ को फैक्टर और उसका ट्रांसपोज निकालने नहीं बैठेंगे, कभी नहीं दे सकता। मैं अपनी लाइफ में बता रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन दे ही नहीं सकता कि आपको को फैक्टर निकालना पड़े, क्योंकि समय बहुत कम होता है। और अगर इन्वर्स देता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ ट्रिक ज़रूर होगी जो आपका दो मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्योंकि आपके सामने 65 क्वेश्चंस होते हैं और आपके सामने कितने घंटे होते हैं? 3 घंटे होते हैं। 3 घंटे का मतलब 180 मिनट। मतलब अगर आप देखें तो 2 मिनट भी सही से, 2.5 मिनट भी सही से नहीं मिल पा रहा है एक क्वेश्चन के लिए, तो वो कभी नहीं देगा आपको कि इन्वर्स आप निकालें एडजॉइंट ऑफ ए के तरीके से या को फैक्टर के तरीके से। लेकिन हाँ, एक ट्रिक है, एक नोट है, आप लिख लेना। ये नोट आपका 5 स्टार नोट से कम नहीं है, 5 स्टार नोट से कम नहीं है। एक नोट ये है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 2x2 की मैट्रिक्स है, देखना ध्यान से, 1 2 3 4, मान लीजिए ये 2x2, ध्यान समझना, 2x2 के लिए ही ये रूल अप्लाई होगा। ओनली फॉर 2x2 मैट्रिक्स, ध्यान समझना, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ ओनली फॉर 2x2 मैट्रिक्स। तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? इसका इन्वर्स हो जाएगा सर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये तो बिल्कुल फार्मूला है सर, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। एडजॉइंट ऑफ ए इसका निकलने का तरीका है कि सर एडजॉइंट ऑफ ए अगर हमें निकालना है तो वो निकालेंगे सर सेम यही मैट्रिक्स का जो ये डायगोनल एलिमेंट्स है इसको इंटरचेंज कर देना है। दैट मीन्स कि 1 की जगह 4 और 4 की जगह 1 कर देना है। दूसरा एक और काम करना है कि रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, वैसे ही रहने देना, बस माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। तो -2 और -3, यही इसका एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। डायरेक्टली आपका फार्मूला आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? अगर आपको ए इन्वर्स निकालना है तो आपको क्या करना है? यही 4 -2 -3 1 और चाहे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने क्या है? 4 × 4 -3 दूनी 6, मतलब क्या हुआ? -2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो गया? -2। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी आपको बहुत काम आने वाली है। नोट 5 स्टार नोट से कम नहीं है। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको लगानी है इस क्वेश्चन में। देखिए, आपके सामने 2 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत से बच्चे 2015 में इसको नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि वो ए इन्वर्स, जैसे ही इन्वर्स आता है ना उनके पसीने छूटने लगते हैं। को फैक्टर का ट्रांसपोज, अगर आपको लगता है कि इन्वर्स के लिए एक अलग से वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बताना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि गेट में इतना बड़ा को फैक्टर से इन्वर्स निकालने के लिए आएगा ही नहीं। ट्रिकी तरीका क्या है? आपके पास एक पी मैट्रिक्स था सर, पी मैट्रिक्स था 4 + 3i i -i 4 - 3i।
ये मैट्रिक्स था सर, इसका ए इन्वर्स पी इन्वर्स निकालना था। तो पी इन्वर्स होता है सर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। पहली बात तो ये कि ये क्या है, 2x2 का मैट्रिक्स है, तो हमारा फार्मूला इस पे अप्लाई हो जाएगा। पहली डिटरमिनेंट ऑफ पी अगर हम निकालना चाहें तो ये क्या निकाल सकते हैं हम, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ पी होगा यहाँ पे पी। तो डिटरमिनेंट ऑफ पी का मतलब हुआ 4 + 3i 4 - 3i माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आई स्क्वायर, यही होगा। और आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये मैं ए प्लस बी ए माइनस बी को डायरेक्टली लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्यों, और प्लस 1। तो ए यहाँ पे क्या है, 4 है, 4 का मतलब हुआ, सॉरी ये 4 का मतलब हुआ 4 चौक 16 माइनस बी का स्क्वायर मतलब कि 3i का होल स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 16 + 1 17 माइनस 3 3 का 9 i का स्क्वायर, i का स्क्वायर का मतलब 1 हो गया, तो ये 9 हो गया। तो ये एक सेकंड, 4 चौक 16 17, हाँ 17 माइनस 9, ठीक है, 17 माइनस 9, 17 9 कितना होगा, या माइनस होगा क्या, कुछ गड़बड़ी हुई है हमसे, क्या गड़बड़ी हुई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, यही तो होता है, यही तो होता है भाई फार्मूला। ठीक है, हमने क्या किया, 16 4 चौक 16 माइनस 3 9i स्क्वायर, 16 माइनस 9i स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आई, तो माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी ये तभी तो मिस्टेक हो रही है। एक्चुअली आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, ध्यान समझना। क्यों, क्योंकि आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 है, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है। तो यहाँ से ध्यान समझते हैं, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और ये प्लस प्लस हो गया माइनस, देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या हो गया, 16 माइनस 3i स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, माइनस यहाँ पे -1 आएगा, -1, तो आपके पास क्या आ गया, 16, सॉरी ये माइनस है, ध्यान समझना, ये क्या है, माइनस है, तो 16 माइनस 1 15 हो गया, ये चीज़ क्या हो गई, 15 हो गई, माइनस 9i स्क्वायर, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो 15 माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 15 + 9, और 15 9 कितना हो जाएगा, 24, ठीक है, 15 9 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि, सॉरी यार यहाँ पे थोड़ा इधर उधर हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ पी आपको कितना आ गया, 24। ध्यान समझना, बहुत स्मार्ट तरीके से इसको सेटिंग को ये बनाते हैं। एडजॉइंट ऑफ पी कैसे निकालेंगे सर, एडजॉइंट ऑफ पी निकालने का तरीका आपने बताया था, अभी बताया था, इस दोनों डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो। दैट मीन्स कि यहाँ पे हो जाएगा 4 - 3i और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 + 3i। दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस आई, यहाँ पे माइनस आई, और साथ में 1/24 आएगा, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट होगा इसका। तो यही आंसर सही होगा। तो अगर हम देखें तो 4 - 3i 4 + 3i 4 + 3i 4 + 3i -i, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था,
यहाँ पे मिसप्रिंट है आई थिंक, यहाँ पे क्योंकि ये माइनस आई है तो यहाँ प्लस आई होगा, यहाँ पे प्लस आई होगा, यहाँ माइनस आई होगा, क्योंकि ये मिसप्रिंट है और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो यही एक ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। बात समझ में आई? तो ध्यान से समझना, यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न ये हो गई कि माइनस जब i इज इक्वल टू अंडर रूट -1 है तो i स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ये चीज़ थोड़ा सा आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कंडीशन फॉर विच द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स है, आर पॉजिटिव। इस चारों ऑप्शंस में से ए बी सी में से एक ऐसी कंडीशन बताओ जिसमें इस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव साबित हो रही हों। और आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया कि आइगन वैल्यूज जो होती हैं, आइगन वैल्यूज अगर पॉजिटिव है मान लीजिए, तो मैं मान लेता हूँ एक एग्जांपल के लिए, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लैम्डा 2 और 3 है, पॉजिटिव है भाई, दोनों आइगन वैल्यूज पॉजिटिव हैं। तो क्या इससे क्या क्या शर्तें निकल सकती हैं? पहली बात तो ये कि आइगन वैल्यूज अगर पॉजिटिव हैं सर, तो आइगन वैल्यूज का जो सम होगा, आइगन वैल्यूज का सम क्या होगा? वो भी पॉजिटिव होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 2 + 3 कितना होगा? 5 होगा, वो भी पॉजिटिव होगा, है कि नहीं? ठीक है, पॉजिटिव। तो चेक कर लेते हैं सम ऑफ आइगन वैल्यूज का क्या मतलब होता है। आपके पास मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स है सर 2 1 1 के, तो सम ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? सॉरी, सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है? किसी मैट्रिक्स का सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है सर। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स का सम 2 + k। दैट मीन्स कि आइगन वैल्यूज का सम इज इक्वल टू 2 + k क्या होना चाहिए सर? पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव को मैं ऐसे इंडिकेट कर सकता हूँ 0 से। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से चेक करना चाहूँ तो हमारे पास एक कंडीशन आ जाएगी k शुड बी ग्रेटर देन -2। k शुड बी ग्रेटर देन -2 एक ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन एक और शर्त है कि अगर दो आइगन वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो उसकी एक और शर्त है कि दोनों आइगन वैल्यूज का सम हमने चेक कर लिया, अब दोनों आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन भी चेक कर लेते हैं। भाई मल्टीप्लिकेशन भी चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? दोनों आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि अब एक एग्जांपल लिया था हमने 2 और 3, तो 2 और 3 क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। दैट मीन्स वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। और अगर दो आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं? दो आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? उस मैट्रिक्स का क्या होता है? डिटरमिनेंट होता है। और इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो होगा वही तो मल्टीप्लिकेशन होता है, ग्रेटर देन 0। इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा सर? इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा 2k - 1 इज ग्रेटर देन 2, क्योंकि इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन माइनस ये। तो यहाँ से क्या निकल रहा है सर? यहाँ से निकल रहा है k इज ग्रेटर देन 1/2। चलिए, k इज ग्रेटर देन 1/2 ना। हमारे सामने क्या हुआ? हमारे सामने दो ऑप्शंस मिले। सर ये तो दोनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं, k इज ग्रेटर देन 1/2 भी ऑप्शन में है, k इज ग्रेटर देन -2 भी ऑप्शन में है। तो कौन सा सही होगा? क्योंकि सही तो एक ही होना है, सही तो आपका एक ही होना है। तो क्रॉस चेक करते हैं फिर ना। क्रॉस चेक करते हैं कि k इज ग्रेटर देन -2 सही होगा कि k इज ग्रेटर देन 1/2 होगा। अब जरा बताना मुझे कि अगर मैं मान लीजिए k इज ग्रेटर देन -2 लेता हूँ तो क्या -1 इज ग्रेटर देन -2 है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब कि मैं -1 भी ले सकता हूँ इस केस में। लेकिन अगर मान लीजिए आप कोई भी दो आइगन वैल्यूज थी, आपने एग्जांपल लिया था, आप कह रहे हैं कि मान लीजिए एक आइगन वैल्यू -1 है, तो आइगन वैल्यूज का जो ये आ गया, क्या आ गया है? नेगेटिव आ गया। और वो क्या कहा था क्वेश्चन में? उसने क्वेश्चन में ये कहा था कि आपको क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है? पॉजिटिव।
कहाँ गया भाई? हाँ, आपको क्या लेना है? आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए आर पॉजिटिव। ये आइगन वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पॉजिटिव होनी चाहिए तो यार k इज ग्रेटर देन -2 में ये भी कंडीशन आ सकती है सर, k इज इक्वल टू -1 हो जाए, क्योंकि -2 से तो ज़्यादा है, और -1 हो जाए। और अगर ये k -1 हो गया तो दोनों का जो ये जो आइगन वैल्यूज आएंगी, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन जो आएगा, मल्टीप्लिकेशन वो नेगेटिव आ जाएगा। और नेगेटिव आ जाएगा तो इसका मतलब कि एक आइगन वैल्यू नेगेटिव है कहीं ना कहीं। तो ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। लेकिन इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो सिचुएशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी जब k इज़ ग्रेटर देन 1/2 है। आप कुछ भी ले लो, 1/2 से ग्रेटर देन 1 है। मान लीजिए k1 है तो एक k1 है, दूसरा क्या है? 2 है। अगर ये k1 हो जाए और ये 2 हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा? 2 × 1 1 मतलब 2। इसका मतलब कि वो पॉजिटिव आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स उस दिन मैंने समझाया था, अगर उसने इस चीज़ को समझा होगा तो इसमें मुश्किल नहीं होने वाली उसके लिए। अ रियल स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है? जब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होता है। देखिए 2016 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन सिंपल स्टेटमेंट में पूछा गया है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है तो वहाँ पे क्या होता है सर? यहाँ पे होता है स्क्यू सॉरी हाँ, यहाँ पे ये जो है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए क्या रिप्रेजेंट करता है सर? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ए ट्रांसपोज -1 क्या करता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स 3 कंडीशन है, एक और है ए ट्रांसपोज इक्वल टू -1। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये देखिए, पहली कंडीशन ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज इक्वल टू -ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इक्वल टू, एक सेकेंड, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स। ये किसको रिप्रेजेंट करता है सर? ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ये तीनों चीज़ें आपकी जुबान पे होनी चाहिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है सर कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए ट्रांसपोज इक्वल टू -1 सर, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगर 2016 में आपको ये बात पता थी तो एक नंबर आपका फ्री में मिलने वाला था। एक लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है 1.43। ये कह रहे हैं कि इफ ए इज इक्वल टू दिस, एक मैट्रिक्स ये है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा? यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी यूज है, वो प्रॉपर्टी 5 स्टार नोट से कम नहीं है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। जिसको ये प्रॉपर्टी पता रही होगी वो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लिया होगा। आपको जो मैं शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ ना भाई, उसमें आपको प्रीवियस ईयर से ही नहीं, आने वाले ईयर्स में भी क्वेश्चंस जो आएंगे वो चीज़ें आपको डिस्कस मिलेंगी। मैं जब अपने स्टूडेंट्स को बताता था तो 2017-2015 में भी मैंने ये चीज़ों को बताया हुआ है, ये चीज़ों का। और 2018 में ये प्रॉपर्टी आ गई। कौन सी प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी है सर कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, सॉरी किसी मैट्रिक्स का अगर हम एक सेकेंड, क्या हो रहा है भाई? If is the determinant of A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर ये है तो A इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A डिटर्मिनेंट का इनवर्स। दैट मीन्स कि 1/A डिटर्मिनेंट। बात समझ में आई? इसका मतलब कि अगर A इनवर्स का कोई डिटर्मिनेंट पूछे तो वो क्या हो जाएगा? उसी जो A का डिटर्मिनेंट है 1/, में हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है और यहाँ पे इसने यही पूछा हुआ है। जरा देखना ध्यान से,
अरे यार ये हैंग करने लगता है कभी कभी। चलिए, यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि अगर ए एक ये आपका मैट्रिक्स है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट यही होगा सर कि ये हो जाएगा ए डिटर्मिनेंट का इनवर्स। और इसका मतलब हुआ कि इनवर्स का मतलब होता है कि 1 ए डिटर्मिनेंट। इसका मतलब अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल लूँ तो मुझे ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट आसानी से पता हो जाएगा, 1 मार्क्स क्वेश्चन था। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। और डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको कुछ और नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से साफ दिख रहा है कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ध्यान समझना, ये क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हुआ इसके डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन ही इसका डिटर्मिनेंट होगा। डायगोनल एलिमेंट्स का ही मल्टीप्लिकेशन इसका डिटर्मिनेंट होगा, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट से ही क्या हो जाएंगे? इसके आइगन वैल्यूज़ 1 4 1 ही इसके आइगन वैल्यूज़ हैं। यही क्या है? आइगन वैल्यूज़ हैं। और आइगन वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन ही है इसका डिटर्मिनेंट होता है। यही तो प्रॉपर्टी थी, उसने बताया था। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं। मैं बता रहा हूँ लीनियर अलजेब्रा का ये मतलब कि लास्ट ये आपका पार्ट है, चल रहा है। इसके बाद एक और पार्ट होगा जिसमें आपके रिसेंटली क्वेश्चंस होंगे, कुछ मेरे क्वेश्चंस बनाए हुए होंगे और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। तो वो डिस्कस हो जाएगा तो आपका लीनियर अलजेब्रा ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर मैं बताऊँ तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/4। और चूँकि यहाँ पे 1/4 तो आप लिख नहीं सकते, 1/4 को 0.2 लिख सकते हो। 0.25 इसका करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको करेक्ट करके लिखना था वो चीज़ें। तो आई होप सो ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। लगे रहो मोटिवेशन के साथ, ऐसे ही हम लेक्चर्स को डिलीवर करते रहेंगे। अपना ख्याल रखना, घर में रहना और सुरक्षित रहना। थैंक यू यार।